Good morning, everyone. Let's continue with chemical bonding. And in our last lecture, we have dealt with molecular orbital theory. Now, guys, we'll learn about some shortcuts which we can use in molecular orbital theory. ठीक है? तो MOT में सबसे important part कौन सा है? वो MOT का सबसे important part है to find out bond order. ठीक है? तो shortcut to find out bond order. बॉन्ड ऑर्डर से हम लोग क्या क्या चीजें निकाल सकते हैं गाइस? तो बॉन्ड ऑर्डर से हम लोग अलग अलग चीजें निकाल सकते हैं। बॉन्ड ऑर्डर अगर हम लोगों को मिल गई तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ पता चल सकती है। ठीक है, तो उसके ऊपर हम लोग कुछ क्वेश्चन भी करेंगे, बट फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद सम शॉर्टकट। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए शॉर्टकट क्या है? तो देखो, तुम लोगों को नंबर लाइन लिखने आनी चाहिए। 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, उसके बाद 13, 12, 11, 10, 9 and 8. ठीक है, these are number of electrons. These are total number of electrons in molecule and in electrons को corresponding bond order याद रखो। if there are 14 electrons, कितने इलेक्ट्रॉन? 14, मतलब 7 + 7, तो bond order हो जाती है 3। if there are 15 electrons, bond order हो जाएगी 2.5, 2.0, हाफ हाफ से कम करते जाओ। ठीक है, you just have to decrease bond order by half. यहाँ पे भी वापस सेम 2.5, 2.0, 1.5, 1.0, 0.5, 0। गाइस इसका यूज कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल एग्जाम में तुम लोगों को बॉन्ड ऑर्डर ऑफ N2 पूछी होगी इसके बारे में। तो बॉन्ड ऑर्डर ऑफ N2 अगर पूछा है तो मुझे बताओ N2, N2 मीन्स नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? 7। तो 7 + 7 कितना हो जाएगा? 7 + 7 कितना होगा बताओ? 7 + 7 इज 14। परफेक्ट। तो गाइस नाइट्रोजन की बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगी 3। गेटिंग इट? नाइट्रोजन की बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगी 3। अगर तुम लोगों को NO पूछा, हम लोगों को MOT हायर देन 20 के लिए नहीं है। ठीक है, अगर तुम लोगों को NO पूछा, नाइट्रोजन 7 एंड ऑक्सीजन 8, तो 7 + 8 कितना हो जाएगा? 7 + 8 इज 15। तो NO की बॉन्ड ऑर्डर कितनी आएगी गाइस? NO की बॉन्ड ऑर्डर कितनी आएगी? NO की बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगी 2.5। वेरी नाइस, करेक्ट बोल रहे हो। अगर तुम लोगों को O2 पूछा, अब मुझे बताओ O2 की बॉन्ड ऑर्डर कितनी आएगी? व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2? व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2? 2। वेरी नाइस। अगर तुम लोगों को C2 पूछा, C2 व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ C2? कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन, एक कार्बन के 6 इलेक्ट्रॉन, तो दो कार्बन के 12, मतलब ये C2 हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर 2। अरे कुछ समझ में आ रहा है? देखो शॉर्टकट एकदम इजी है। अगर तुम लोगों को CN पूछा तो, अगर तुम लोगों को CN पूछा तो CN साइनाइड ग्रुप, साइनाइड की बॉन्ड ऑर्डर कितनी आएगी बताओ? 2.5। वेरी नाइस। गाइस तुम लोगों को समझ में आ रहा है? कार्बन के 6 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के 7, देखो कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, दोनों के एडिशन कर दो, यू विल गेट 13। 13 नंबर मतलब 2.5 एंड CN की बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगी 2.5। एज सिंपल एज दैट। अब मुझे बताओ अगर तुम लोगों को B2 पूछा तो, अगर तुम लोगों को B2 पूछा तो B2 बोरॉन में 5 इलेक्ट्रॉन, 2 बोरॉन 10, तो ये हो गया 1.0। अगर तुम लोगों को F2 पूछा तो F2 फ्लोरीन, फ्लोरीन गैस, तो फ्लोरीन 9 इलेक्ट्रॉन्स, 9 + 9 18। तुम लोगों को सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता रहना चाहिए फ्लोरीन में कितने हैं। अगर तुम लोगों को Ne2 पूछा तो नियॉन 2, Ne2 नियॉन में 10 इलेक्ट्रॉन, 10 + 10 20, तो नियॉन में 0 बॉन्ड ऑर्डर, मतलब नियॉन एग्जिस्ट कर पाएगा क्या? नियॉन एग्जिस्ट करेगा क्या? तो नियॉन डज नॉट एग्जिस्ट। आर यू गेटिंग इट? ठीक है। अगर तुम लोगों को Be2 पूछा तो Be2 बेरिलियम, बेरिलियम में 4 + 4 8, तो 0, यहाँ पे भी इट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है। Li2 के लिए हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा है गाइस। देखो अननेसेसरली जो सिंपल चीज है उनके क्वेश्चन डाउट मत पूछो,
Li2 यहाँ पे सॉल्व नहीं हो पाएगा, बट Li2 के लिए तुम लोगों को कैसे सॉल्व करना है मैंने लास्ट टाइम पढ़ाया था, ठीक है। तो अब इसमें और हम लोगों को एडवांटेज क्या मिलेगा, PO2। अब सी अननेसेसरली स्टूपिड क्वेश्चन मत पूछो, अगेन आई एम रिपीटिंग, PO2 फर्स्ट ऑफ ऑल मॉलिक्यूलर एग्जिस्ट नहीं करता, एंड सेकेंडली मतलब ये शॉर्टकट सिर्फ 20 इलेक्ट्रॉन्स तक है, हम लोगों के सिलेबस में MOT 20 इलेक्ट्रॉन्स तक है, मैंने बताया, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं अभी। नाउ गाइस CN माइनस अगर पूछे, CN माइनस, अब देखो इसका कैलकुलेशन कैसे होगा, CN माइनस, ठीक है। तो नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू इग्नोर योर डाउट्स, ठीक है। CaO2 एंड एवरीथिंग, ठीक है। कैल्शियम में ही 20 इलेक्ट्रॉन एंड बाद में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन अगर ऐड करेंगे तो 32 इलेक्ट्रॉन, 32 भी नहीं 36 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है। स्टूपिड क्वेश्चंस पूछना बंद करो, अगेन आई एम रिपीटिंग, ओके। नाउ कार्बन इज 6, कार्बन इज 6, नाइट्रोजन इज 7 एंड नेगेटिव चार्ज का एक 1, बराबर। तो एडिशन जब हम लोग करेंगे तो टोटल कितना होगा, एडिशन अगर करेंगे तो टोटल कितना होगा, total will become 14 and 14 means how much, 3, are you getting it? Cn minus का लॉजिक समझ में आ रहा है गाइस, Cn minus, if I'll ask you about Cn plus, अब मुझे बताओ Cn plus में बॉन्ड ऑर्डर कितनी आएगी, Cn plus की बॉन्ड ऑर्डर कितनी आएगी, Cn plus, वेरी नाइस, Cn plus की बॉन्ड ऑर्डर 2 आएगी, परफेक्ट, ठीक है। तो गाइस नाउ आई एम गिविंग यू वन क्वेश्चन, ठीक है। O2 माइनस की बॉन्ड ऑर्डर बताओ, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 minus 2, O2 minus, O2, O2 plus and O2 2 plus. Write down bond order of each of them. हर एक की बॉन्ड ऑर्डर तुम लोगों को लिखनी है, बताओ कैसे लिखोगे, हर एक की बॉन्ड ऑर्डर, चलो एक एक की मुझे बताते जाना, ठीक है। अब O2 minus 2 की बॉन्ड ऑर्डर कितनी आएगी, O2 minus 2, गाइस ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन, 8 plus 8 16, 16 और -2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किए तो टोटल हो गए 18 इलेक्ट्रॉन, 18 मतलब -1, आर यू सॉरी -1 बोल रहा हूँ, 18 मतलब 1, गेटिंग इट। अब O2 minus 2, सॉरी O2 minus 16 माइनस मतलब एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया मतलब 17, तो 17 मतलब 1.5 बॉन्ड ऑर्डर। O2 की हम लोगों ने पहले से लिख के रखी है 2.0, एंड अब O2 16 में एक प्लस चार्ज मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, 15 इलेक्ट्रॉन, 15 इलेक्ट्रॉन मतलब 2.5, एंड यहाँ पे हम लोगों ने 2 इलेक्ट्रॉन निकाले मतलब 2.0, सॉरी 2.0 बोल रहा हूँ, 14 मतलब 3.0। अब मुझे बताओ बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा किसकी है, तो हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर इज फॉर O2 प्लस। ये तुम लोगों को ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं गाइस। बॉन्ड ऑर्डर के बदले तुम लोगों को बॉन्ड स्ट्रेंथ भी पूछा जा सकता है। अब मुझे बताओ सिंगल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, डबल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग या ट्रिपल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, सिंगल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग रहता है पक्का, अरे मुझे बताओ एक सिंगल मैच स्टिक तुम लोग इजीली ब्रेक कर पाओगे, एक सिंगल स्टिक इजीली ब्रेक होती है, 2 स्टिक इजीली ब्रेक होंगी या 3 स्टिक्स इजीली ब्रेक होंगी, ज्यादा स्ट्रेंथ किसमें रहती है, ऑब्वियसली गाइस 3 स्टिक्स में ज्यादा स्ट्रेंथ मतलब ट्रिपल बॉन्ड में ज्यादा स्ट्रेंथ रहेगी, 3 बॉन्ड ब्रेक करने में ज्यादा एनर्जी लगेगी ना। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर पूछी रहती है, अगर तुम लोगों को O2 minus 2, O2 minus, O2, O2 प्लस एंड O2 2 प्लस, इसमें बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर पूछी रहती तो गाइज याद रखो 3 बॉन्ड ब्रेक करने में ज्यादा एनर्जी लगेगी, 3 बॉन्ड ब्रेक करने में ज्यादा एनर्जी लगेगी, ठीक है। अब तुम लोग मुझे बताओ गाइज, तुम लोगों के पास एक नई मस्त बड़ी वाली पेंसिल है एंड तुम लोगों के पास एक बहुत यूज की हुई छोटी सी पेंसिल है, मुझे बताओ बड़ी पेंसिल इजीली ब्रेक होती है, छोटी पेंसिल इजीली ब्रेक होती है, व्हाट डू यू थिंक, विच पेंसिल वी कैन ब्रेक इजीली, बिगर पेंसिल या स्मॉलर पेंसिल? ऑब्वियसली गाइज वी कैन ब्रेक बिगर पेंसिल इजीली, बराबर है ना, बड़ी पेंसिल तुम लोग इजीली ब्रेक कर पाते हो, बट अगर एकदम छोटी सी पेंसिल रहेगी तो आई गेस वो इजीली ब्रेक नहीं होती, राइट। तो कैन आई से दैट बॉन्ड स्ट्रेंथ, जितनी ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ, जितनी स्ट्रॉन्ग पेंसिल उतनी उसकी छोटी साइज, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, या फिर जितने छोटी पेंसिल उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ, ये समझ में आ रहा है क्या, देखो
बॉन्ड स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड उतनी छोटी साइज, करेक्ट। एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ किसके ऊपर डिपेंड करती है? बॉन्ड ऑर्डर के ऊपर। जितने ज्यादा बॉन्ड उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? जितने ज्यादा बॉन्ड उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ, एंड जितनी ज्यादा स्ट्रेंथ उतना छोटा साइज। ये समझ में आ रहा है? देखो, छोटी पेंसिल बहुत मजबूत रहती है, इजीली ब्रेक नहीं होती, तो जितनी ज्यादा स्ट्रेंथ उतनी छोटी साइज, जितना वीक बॉन्ड उतनी बड़ी साइज, एंड जितने ज्यादा बॉन्ड उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ। ये समझ में आ रहा है? ये रिलेशनशिप समझ में आया तुम लोगों को? देखो तो गाइस, अब मुझे बताओ, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड में सबसे छोटा बॉन्ड कौन सा रहेगा? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड में अगर तुम लोगों को बॉन्ड लेंथ पूछी तो सबसे छोटा बॉन्ड कौन सा होगा? ट्रिपल बॉन्ड सबसे छोटा होगा। वेरी नाइस, करेक्ट बोल रहे हो। ठीक है, तो अगर हम लोग बॉन्ड लेंथ कंपेयर करने गए तो O2 - 2, O2 - O2, O2+ एंड O2 2+, इनमें सबसे छोटा बॉन्ड रहता है O2 2+ का। कोई शक? ठीक है, तो अब गाइस सिमिलरली हम लोग इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, अगर तुम लोगों को CO पूछा तो CO यहाँ पे आएगा, कार्बन के 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के 8, 6 + 8 16 14 हो जाएंगे। ठीक है, तो CO यहाँ पे आएगा। अगर तुम लोगों को NO+ पूछा तो NO+ यहाँ पे आएगा। दिख रहा है क्या? समझ में आ रहा है? अगर तुम लोगों को N2- पूछा तो N2- इधर आ जाएगा, एंड अगर तुम लोगों को N2+ पूछा तो N2+ इधर आ जाएगा। अब इसके ऊपर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आ सकता है, मुझे बताओ, N2- एंड N2+, N2- एंड N2+, दोनों की बॉन्ड ऑर्डर अगर तुम लोग देखोगे 2.5 2.5 है। करेक्ट और रॉन्ग? क्वेश्चन, क्वेश्चन। बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ N2+, N2 एंड N2-, विच बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट? पहले तो सबसे स्ट्रॉन्ग वाला तुम लोग एकदम इजीली बता दोगे। देखो, इनके अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर तुम लोगों को याद दिलाऊं तो बॉन्ड ऑर्डर N2+ की 2.5, N2+ की 2.5 बॉन्ड ऑर्डर है, N2 की 3 है, एंड N2- की 2.5 है। ठीक है, तो ये हम लोगों की बॉन्ड ऑर्डर है। अब गाइज मुझे बताओ, सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड किसका होगा? सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड किसका होगा? स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड किसका होगा? ट्रिपल बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग होगा, मतलब N2 सबसे स्ट्रॉन्ग। वेरी नाइस। अब N2 के बाद, N2 के बाद N2+ और N2- में दोनों की बॉन्ड ऑर्डर सेम है, तो ऐसे टाइम पे हम लोग क्या करेंगे? ऐसे टाइम पे हम लोग क्या करेंगे बताओ? एक नोट हम लोग लिखने वाले हैं, व्हेन बॉन्ड ऑर्डर इज सेम, व्हेन बॉन्ड ऑर्डर इज सेम, तो हम लोग क्या करेंगे? पॉजिटिव वाला ज्यादा स्ट्रांग होगा। ओके, पॉजिटिव वाला ज्यादा स्ट्रांग होगा, तो पॉजिटिव वाला ज्यादा स्ट्रांग क्यों? वो बताओ। चलो, तुम लोगों का आंसर करेक्ट है कि पॉजिटिव वाला ज्यादा स्ट्रांग, बट क्यों? व्हेन बॉन्ड ऑर्डर इज सेम, देन द molecule having anti-bonding electrons, anti-bonding electrons forms weaker bond। ठीक है, तो अब गाइस याद रखो, जिसमें एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो वीक रहता है, ऐसे हम लोग मानते हैं। और ऑब्वियस है ना, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन किसको पसंद रहेंगे? हम लोगों को बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, अब बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग तुम लोगों को मैं अभी डायरेक्ट लिख के दिखा रहा हूँ। देखो, सिग्मा 1s, सिग्मा 1s स्टार, सिग्मा 2s, सिग्मा 2s स्टार, सिग्मा 2p z, सॉरी सिग्मा क्या बोल रहा हूँ मैं, पाई 2px, पाई 2py, पाई 2px, पाई 2py, सिग्मा 2pz, बिकॉज लेस देन 14 हो गया ना ये नंबर। ठीक है, तो पाई 2px, पाई 2py, सिग्मा 2pz, पाई*2px, पाई*2py, सिग्मा 2pz स्टार। ये याद है क्या? ये हम लोगों ने एमओटी बनाई थी,
इधर हम लोगों ने बाजू में ऐसे ऑर्बिटल्स बनाए थे एंड फिर इनको ऐसे कनेक्ट किया था। अभी मैंने वो कनेक्शन नहीं दिखाया है, सिर्फ मैंने बीच वाले डायग्राम बनाई है, ठीक है। तो ये 1s सिग्मा 1s स्टार, फिर सिग्मा 2s स्टार। हाउ डू यू रिमेम्बर दिस? मैं तो पढ़ा पढ़ा कि मुझे बाय हार्ट हो गया, बट ये तुम लोगों को भी बाय हार्ट रहना चाहिए, ठीक है। ये ऑर्डर तुम लोगों को बाय हार्ट होनी चाहिए। लास्ट टाइम हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिखी थी, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिना डायग्राम के लिखने आनी चाहिए, मैंने बोला था, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा, प्रैक्टिस नहीं की तो नहीं होगा। ओके, अब गाइस तुम लोग अगर N2 प्लस में इलेक्ट्रॉन देखोगे तो N2 प्लस में इलेक्ट्रॉन कितने, पहले वो बताओ। N2 प्लस में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? देखो, जो एंटी बॉन्डिंग है मैं उनको इधर स्टार करके रख रहा हूँ, एंटी बॉन्डिंग वालों को मैंने स्टार करके रखा है। दीज आर एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, ठीक है। अब मुझे बताओ N2 प्लस में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? N2 प्लस कंटेन 13 इलेक्ट्रॉन, कितने? 13 इलेक्ट्रॉन। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब मुझे बताओ गाइस, N2 प्लस में कितने एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं? N2 प्लस में कितने एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं? आंसर दो, ऐसे क्या कर रहे हो? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन N2 प्लस? बताओ बताओ जल्दी आंसर करो इसका। हाउ मेनी एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर देयर प्लस? 4, वेरी नाइस, करेक्ट आंसर बोल रहे हो। देयर आर ओनली 4 एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इन N2 प्लस। कितने हैं वहां पे? 4 एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। कैसे दिखा? देखो, इफ यू विल नोटिस, तो स्टार किया हुआ जो पार्ट है वो देखो, स्टार किया हुआ पार्ट जो है वो देखो जरा, उसके ऊपर फोकस करो। देखो यहाँ पे 2 एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पे 2 एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, तो टोटल कितने हो गए? सिर्फ 4। ओनली 4 एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, ठीक है। अब अगर मैं N2 माइनस की बात करूं गाइस, अगर मैं N2 माइनस की बात करूं तो N2 माइनस में 15 इलेक्ट्रॉन। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। तो ये इसके अंदर कितने एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है देखो गाइस। हाउ मेनी एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आर देयर इन N2 प्लस? 5 एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, परफेक्ट। अब मुझे बताओ गाइस, तो N2 माइनस में एक एक्स्ट्रा का एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आ गया, कैन यू से इट? N2 माइनस में एक एक्स्ट्रा का एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आ गया, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट N2 माइनस इज लेस स्टेबल, या फिर उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो कम रहती है। गेटिंग इट? तो N2 प्लस is stronger compared to that of N2 minus, and ये तुम लोगों की ऑर्डर हो गई। समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग इट? इसमें किसी को डाउट? ओके, आगे बढ़े गाइस, शुड वी मूव अहेड? अब ये बॉन्ड ऑर्डर का शॉर्टकट हो गया। अभी हम लोग जाने वाले मैग्नेटिक मोमेंट की तरफ, ठीक है। शॉर्टकट फॉर मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक। ओके, नाउ गाइस इन केस ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट हम लोगों के पास दो नेचर है। एक है डायमैग्नेटिक, नंबर वन इज डायमैग्नेटिक एंड नंबर टू इज पैरामैग्नेटिक। अब डायमैग्नेटिक मतलब क्या गाइस? डायमैग्नेटिक मतलब वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेट, याद है? वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेट। एंड अगर मैं पैरा की बात करूं तो पैरामैग्नेटिक मतलब वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट्स। वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट्स, ठीक है। अब गाइस इन दोनों में अगर तुम लोगों को याद होगा, डायमैग्नेटिक मतलब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है एंड पैरामैग्नेटिक मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है, याद है क्या कुछ? ठीक है। अब इसके लिए मैं तुम लोगों को शॉर्टकट बता रहा हूँ। फेरो, फेरो हम लोग नेक्स्ट ईयर पढ़ेंगे, फेरो अभी हम लोगों की सिलेबस में नहीं है, नेक्स्ट ईयर हम लोग फेरो, एंटी फेरो, फेरी सब कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। अब
डायमैग्नेटिक जो है उसके लिए शॉर्टकट है इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे तो हम लोग बोलेंगे इट इज डायमैग्नेटिक, एंड अगर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे तो हम लोग बोलेंगे पैरामैग्नेटिक। अब इसमें एक ही एक्सेप्शन है गाइस, एक ही एक्सेप्शन है, ठीक है। एक्सेप्शन, सॉरी एक बोल रहा हूँ, दो एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन इज ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन्स एंड 16 इलेक्ट्रॉन्स। अब 10 एंड 16 ये इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब वो डाया होना चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है, वो हो जाता है पैरा। ये याद रखोगे मेरे लिए, 10 एंड 16 ये डाया रहना चाहिए बट इट बिकम्स पैरा, एंड दीज आर एक्सेप्शनल केसेस। ये ऐसा क्यों होता है वो हम लोगों ने देखा है पहले भी, ठीक है। लास्ट लेक्चर एक बार रिवाइज कर लेना, यू विल गेट टू नो। बट अभी हम लोग शॉर्टकट पढ़ रहे हैं तो हम लोगों को सिर्फ थियरी याद रखनी। अब देखो मैं तुम लोगों को कुछ एग्जाम्पल देने वाला हूँ, वो तुम लोग सॉल्व खुद से करोगे। C2, C2 प्लस, Cn, Cn माइनस, O2, O2 प्लस, O2 प्लस 2, O2 माइनस, O2 माइनस 2, F2, P2, और क्या दो, NO, NO प्लस। ठीक है चलो, इतने एग्जाम्पल सफिशिएंट है। इनका तुम लोगों को मैग्नेटिक नेचर निकालना है। अब मैग्नेटिक नेचर निकालने से पहले तुम लोग इलेक्ट्रॉन निकालो, कितने इलेक्ट्रॉन किसके अंदर है वो काउंट करो, एंड उसके बाद फिर मैग्नेटिक नेचर निकालो। चलो बताओ गाइस। ऊपर तुम लोगों की आंखों के सामने शॉर्टकट है। अगर इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो तुम लोग बोलोगे डायामैग्नेटिक, अगर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो तुम लोग बोलोगे पैरामैग्नेटिक। इसमें दो ही एक्सेप्शन है, 10 इलेक्ट्रॉन एंड 16 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो डू इट। चलो अब कार्बन, कार्बन के 6, 6 प्लस 6 12 इलेक्ट्रॉन। अब मुझे बताओ गाइस, 12 मतलब ऑड नंबर, ऑड नंबर मतलब, सॉरी ऑड बोल रहा हूँ, 12 मतलब इवन नंबर, इवन नंबर मतलब डायमैग्नेटिक। अब O2 प्लस, सॉरी C2 प्लस। अब कार्बन के 6 प्लस 6 12 इलेक्ट्रॉन, बट प्लस चार्ज आ गया मतलब 11 इलेक्ट्रॉन हो गए। एंड गाइस 11 इलेक्ट्रॉन मतलब ऑड या इवन, नाउ इट इज ऑड नंबर, ऑड नंबर मतलब पैरामैग्नेटिक, करेक्ट। अब गाइस Cn, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, 6 प्लस 7 13 इलेक्ट्रॉन, तो 13 इलेक्ट्रॉन मतलब ऑड नंबर, ऑड नंबर मतलब पैरामैग्नेटिक। समझ में आ रहा है क्या शॉर्टकट? देखो Cn माइनस, अब 13, 13 में माइनस चार्ज ऐड कर दो तो 14 इलेक्ट्रॉन, एंड 14 इलेक्ट्रॉन मतलब ऑड नंबर, ऑड नंबर मतलब ये हो गया डाय, सॉरी ऑड बोल रहा हूँ, इवन नंबर, इवन नंबर मतलब ये हो गया डायमैग्नेटिक। अब ऑक्सीजन 8 प्लस 8 16 इलेक्ट्रॉन। नाउ गाइस 16 इलेक्ट्रॉन मतलब इवन नंबर, इवन मतलब वो होना चाहिए था डाया, बट इट कम्स अंडर एक्सेप्शनल केस, एंड 16 बिकम्स पैरामैग्नेटिक। ये एक एक्सेप्शनल केस है, याद रखना, पैरा। अब गाइस O2 प्लस, अब O2 मतलब 16, 16 में प्लस चार्ज मतलब एक, तुम लोगों ने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया 15 इलेक्ट्रॉन, 15 इलेक्ट्रॉन मतलब ऑड नंबर, राइट। 15 इलेक्ट्रॉन मतलब ऑड नंबर, ऑड नंबर मतलब ये हो गया पैरामैग्नेटिक। नेक्स्ट, अगर हम लोग O2 2 प्लस की बात करें तो O2 2 प्लस मतलब 16, 16 में दो पॉजिटिव चार्ज आ गए मतलब दो इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, दो इलेक्ट्रॉन निकाले मतलब 14, करेक्ट। अब 14 इलेक्ट्रॉन्स मतलब इवन नंबर, इवन नंबर मतलब ये हो गया डायमैग्नेटिक। गाइस 16 में एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया मतलब 17 इलेक्ट्रॉन हो गए, 17 इलेक्ट्रॉन मतलब पैरामैग्नेटिक। अब O2 माइनस टू, O2 माइनस टू क्या हो जाएगा बताओ। 16 में दो इलेक्ट्रॉन ऐड किए तो 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन्स, एंड 18 इलेक्ट्रॉन्स मतलब डायमैग्नेटिक, इवन नंबर है। अब F2 फ्लोरीन 18 इलेक्ट्रॉन्स, 18 इलेक्ट्रॉन्स मतलब अगेन इट इज डायमैग्नेटिक, इवन नंबर। B2, B2 5 प्लस 5 10 इलेक्ट्रॉन्स, 10 मतलब इवन, इवन मतलब डाया, करेक्ट और रॉन्ग। 10 इलेक्ट्रॉन मतलब इवन नंबर, इवन नंबर मतलब ये डाया होना चाहिए, बट इट इज रॉन्ग because 10 is a exceptional case, it comes under paramagnetic। अब NO, नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन के 8, 7 प्लस 8 15 इलेक्ट्रॉन,
15 इलेक्ट्रॉन मतलब ऑड नंबर मतलब पैरामैग्नेटिक। एंड गाइस ये नाइट्रोजन के 7 ऑक्सीजन के 8 तो कितने हो गए 15 इलेक्ट्रॉन बट प्लस चार्ज आ गया तो 14 इलेक्ट्रॉन्स। एंड 14 इलेक्ट्रॉन्स मतलब डायमैग्नेटिक। कोई शक इसमें किसी कुछ प्रॉब्लम? ओके तो गाइस चलो कंप्लीट दिस, राइट इट डाउन फास्ट। तो होगा लिखना बाकी होगा, जल्दी लिखो चलो। ओके गाइस डन, लिख के हो गया सबका? चलो तो आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव टुवर्ड्स बॉन्ड पैरामीटर्स। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक इज बॉन्ड पैरामीटर, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है तो चलो देखते हैं, ये तुम लोगों को बहुत जगह पे यूज होगा। बॉन्ड पैरामीटर, अगेन मैंने तुम लोगों को पहले भी बोला है कि हम लोगों को कोई भी बॉन्ड ऑर्डर याद रखने की जरूरत नहीं है। सॉरी बॉन्ड ऑर्डर बोल रहा हूँ, बॉन्ड एंगल कोई भी याद रखने की जरूरत नहीं है, बॉन्ड लेंथ कोई भी याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हम लोगों को याद क्या रखना है? तो ये बॉन्ड पैरामीटर हम लोग निकालते कैसे हैं या फिर हम लोग कंपेयर कैसे करेंगे? ठीक है, तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल हम लोगों को सिर्फ कंपैरिजन पूछा जाता है गाइस, हम लोगों को एग्जैक्ट वैल्यू यूजुअली पूछी नहीं जाती, हम लोगों को सिर्फ कंपैरिजन पूछा जाएगा कि कौन सा बॉन्ड बड़ा है और कौन सा बॉन्ड छोटा है। तो बॉन्ड एंगल हम लोग कैसे निकालेंगे? देखो सबसे पहले इट डिपेंड्स ऑन हाइब्रिडाइजेशन। तुम लोग हाइब्रिडाइजेशन सबसे पहले कंपेयर करोगे। अब हाइब्रिडाइजेशन में हम लोग कैसे कंपैरिजन करेंगे गाइस? तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि बॉन्ड एंगल को बीएसी लिखा होगा तो चलेगा ना, पहले भी बीए यूज किया होगा। बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस करेक्टर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस करेक्टर। ठीक है, ना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परसेंटेज एस करेक्टर? तो देखो अगर मैं sp बॉन्ड लूं, sp2 लूं, sp3 लूं, sp3d या फिर उसके आगे sp3d2, चलो वो भी ले लेते हैं। ठीक है, नहीं चलो sp3 तक ही रहते हैं, sp3 तक ही रखते हैं। ठीक है, अब यहाँ तक अगर हम लोग देखेंगे उसके आगे भी एप्लीकेबल है बट यहाँ तक ही हम लोगों को सफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ तक अगर हम लोग देखेंगे तो बॉन्ड एंगल हम लोग कैसे डिसाइड कर सकते हैं? देखो पहली बात, sp अगर बॉन्ड होगा तो परसेंटेज एस कैरेक्टर 50% है, परसेंटेज एस कैरेक्टर 50% है। अगर sp2 होगा
तो परसेंटेज बॉन्ड एस करेक्टर 33.3 है, जी हम लोगों ने पहले निकाला है, वापस एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है ना। अगर sp3 है तो परसेंटेज एस करेक्टर 25 है। अगर तुम लोगों को याद होगा, ये मैंने बोला था, नीट 2017 में क्वेश्चन आया था परसेंटेज एस कैरेक्टर के ऊपर, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अब मुझे बताओ सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल, अगर मैं डायरेक्ट पूछूं एसपी में लीनियर ज्योमेट्री, तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल रहता है 180 डिग्रीज, यहाँ पे बॉन्ड एंगल रहता है 120 डिग्रीज, यहाँ पे बॉन्ड एंगल रहता है 109 डिग्रीज 28 मिनट्स, राइट। तो अगर हम लोग नोटिस करेंगे तो जितना एस करेक्टर उतना ज्यादा बॉन्ड एंगल। समझ में आ रहा है क्या कुछ? गेटिंग इट? अगर मैं इसका एक एग्जांपल दूं तुम लोगों को, तो इसका एग्जांपल लो NO2 प्लस एग्जांपल, NO2 प्लस एंड NO2 माइनस। अब गाइस NO2 प्लस और NO2 माइनस, इनका अगर हम लोग एग्जांपल देखेंगे तो NO2 प्लस कितने इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन में? 5, 1 2 3 4 5, बट एक प्लस चार्ज है तो 5 के बदले हम लोग सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन लिखेंगे। अब ऑक्सीजन जो है वो डबल बॉन्ड बनाता है, तो एक डबल बॉन्ड यहाँ पे, दूसरा डबल बॉन्ड यहाँ पे, टोटल कितने बॉन्ड? 2 बॉन्ड, मतलब sp। अब sp मतलब ये कैसे दिखना चाहिए? n डबल बॉन्ड हो, ऐसा कुछ, ठीक है। ये ऐसे कुछ मॉलिक्यूल दिखता है, डोंट वरी, ठीक है। अब ये मॉलिक्यूल ऐसा कुछ दिखेगा तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना आएगा गाइस? व्हाट इज द बॉन्ड एंगल ओवर हियर? 180 डिग्री। समझ में आ रहा है? अब इसका स्ट्रक्चर ऐसा क्यों है वो हम लोग नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे, डोंट वरी। अब अगर मैं NO2 माइनस की बात करूं, NO2 माइनस, तो नाइट्रोजन में 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन, एंड नेगेटिव चार्ज का और एक इलेक्ट्रॉन आ गया, तो ये हो गया NO माइनस। अब यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 1 2, 2 ऑक्सीजन एंड एक लोन पेयर। नाउ गाइस 2 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर मतलब हो जाएगा sp2। आर यू गेटिंग इट? अब sp2 मतलब इसकी ज्योमेट्री कैसे आएगी? इट विल लुक लाइक दिस। अगेन ये ऐसा क्यों दिखता है वो हम लोग नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे, बट ये ऐसा कुछ दिखता है। अब गाइस मुझे बताओ यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होगा वो क्या होगा? ओवर हियर बॉन्ड एंगल इज लेस देन 120 डिग्री। अब मैंने एग्जैक्टली 120 क्यों नहीं लिखा? बिकॉज यहाँ पे लोन पेयर है, लोन पेयर रिपल्शन दिखाएगी। समझ में आ रहा है? VSEPR थ्योरी हम लोगों ने पढ़ी है, लोन पेयर की वजह से वो बॉन्ड एंगल थोड़ा सा छोटा हो जाता है, 120 से थोड़ा कम हो जाएगा, बट स्टिल। अब मुझे बताओ 180 एंड 120 इसमें कौन सा बॉन्ड एंगल बड़ा होगा? 180 एंड 120 इसमें कौन सा बॉन्ड एंगल बड़ा होगा? तो ऑब्वियसली, समझ में आ रहा है? तो तुम लोगों को इतनी मेहनत लेने की जरूरत नहीं है, तुम लोग हाइब्रिडाइजेशन ही निकाल के, ये 180 डिग्री रहता है, ये 120 डिग्री रहता है, तो NO2 प्लस की साइज बड़ी, या फिर NO2 प्लस का बॉन्ड एंगल बड़ा एंड NO2 माइनस का बॉन्ड एंगल छोटा, ये डायरेक्ट लिख सकते हो। गेटिंग इट? अरे कुछ समझा? ठीक है, ओके। तो आगे बढ़े, ये एक सिंपल एग्जांपल आई थिंक सफिशिएंट है। ऐसे हम लोग बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं, बट टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, हम लोगों को बहुत सारे पैरामीटर्स देखने हैं, ठीक है। नाउ सेकंड इज व्हेन हाइब्रिडाइजेशन इज सेम। अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम होगी तो क्या होगा? ठीक है, तो व्हेन हाइब्रिडाइजेशन इज सेम, व्हेन हाइब्रिडाइजेशन इज सेम, उस टाइम पे हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज कंपेयर्ड, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज कंपेयर्ड। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम लोग किसकी कंपेयर करेंगे? तो देखो, केस वन, इसमें हम लोग दो केसेस पढ़ेंगे। केस वन, ठीक है, सेंट्रल एटम डिफरेंट है एंड सराउंडिंग एटम सेम है। अगर ये सिनेरियो होगा तो क्या होगा? देखो एक सिंपल एग्जांपल लेके मैं बताऊंगा। मुझे बताओ एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन वन सिंगल बॉन्ड? 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। वेरी नाइस, चलो ये इतना पता है, अच्छी बात है। तो गाइस अब होगा क्या, देखो।
गाइस एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो हर एक में यहाँ पे 2-2 इलेक्ट्रॉन है। तुम लोग ये ड्रॉ मत करो, चलेगा, मतलब ये वाला पार्ट अभी जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, हर एक बॉन्ड में 2-2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब मुझे बताओ सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव यहाँ पे कौन है, ऑक्सीजन या पोलोनियम, विच वन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव? सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव यहाँ पे कौन है, ऑक्सीजन है। वेरी नाइस गाइस, ये इतना समझ में आता है ना, ऑक्सीजन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। इफ ऑक्सीजन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव देन व्हाट विल हैपन, ऑक्सीजन बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ लेके आ जाएगा। ऑक्सीजन क्या करेगा, बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन अपने नजदीक लेके आ जाएगा, समझ में आ रहा है। एंड पोलोनियम के केस में बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन जरा दूर रहेंगे। पोलोनियम के केस में बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन जरा दूर रहेंगे। अब मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन अगर एकदम नजदीक आ गए तो ये इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन होगा। आर यू गेटिंग इट व्हाट आई एम सेइंग? कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन होगा, एंड रिपल्शन अगर होगा तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, अगर रिपल्शन होगा तो बॉन्ड एंगल क्या होगा? देखो ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसने इलेक्ट्रॉन नजदीक लाए, इलेक्ट्रॉन नजदीक आ गए तो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन हो गया एंड बॉन्ड एंगल बढ़ गया। वेरी नाइस, ठीक है। सो कैन आई से बॉन्ड एंगल फ्रॉम दिस एग्जांपल, कैन आई से बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। चल से इस चल चलेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल। सेंट्रल एटम की जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ज्यादा बॉन्ड एंगल, एंड वाटर का बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा एंड पोलोनियम का बॉन्ड एंगल सबसे छोटा होगा। बॉन्ड एंगल कैसे प्रेडिक्ट करना है समझ में आ रहा है। और एक एग्जांपल देता हूँ तुम लोगों को, NH3, PH3, ASH3, SbH3, बताओ यहाँ पे बॉन्ड एंगल क्या होगा, ठीक है। सिमिलरली NF3, PF3, ASF3, SbF3, यहाँ पे बॉन्ड एंगल क्या होगा बताओ जरा। तो गाइस सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव यहाँ पे नाइट्रोजन, फॉस्फेट। देखो बाजू वाले एटम्स हाइड्रोजन कंपेयर करके कुछ मिलने वाला है क्या, कुछ नहीं, वो सारे के सारे डिफरेंट ही है भाई, वो कंपेयर करके कुछ नहीं मिलेगा। सो इट्स बेटर बी फोकस ऑन सेंट्रल एटम। नाइट्रोजन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो रहता है सेंटर में उसका बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा होता है, एंड दिस इज द लॉजिक दैट वी हैव टू फॉलो, दैट वी हैव टू फॉलो। ओके, तो एनी डाउट? चलो अब केस नंबर 2, केस नंबर 2, सेंट्रल एटम जो है वो सेम है, सेंट्रल एटम सेम, सराउंडिंग एटम डिफरेंट। अब इसका ऊपर के उल्टा हो जाएगा, इसका रीजन मैं तुम लोगों को दे दूंगा, डोंट वरी। बट यहाँ पे ऊपर जो लिखा था उसके एग्जैक्टली उल्टा, ठीक है। तो ओवर हियर विल राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम, ठीक है। अब इसमें एग्जाम्पल देखो क्या है, ठीक है। एग्जाम्पल एकदम सिंपल दे रहा हूँ, डोंट वरी। तो सी डबल बॉन्ड हो, एफ, एफ सी डबल बॉन्ड ओ, Cl, Cl, सी डबल बॉन्ड ओ, Br, Br, एंड सी डबल बॉन्ड ओ, I, I। गाइस एकदम सिंपल लॉजिक यूज करो, मुझे बताओ यहाँ पे सराउंडिंग एटम नीचे वाले जो है वो डिफरेंट है, सराउंडिंग मतलब आजू बाजू वाले एटम। अब सबसे बड़ा एटम कौन सा है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सबसे बड़ा एटम कौन सा है, सबसे बड़ा एटम आयोडीन है। वेरी नाइस। अब गाइस आयोडीन अगर बहुत बड़े एटम्स हो गए तो इनके बीच में क्या होगा, इनके बीच में रिपल्शन होगा, राइट और रॉन्ग, इनके बीच में रिपल्शन होगा, राइट और रॉन्ग, आयोडीन के बीच में रिपल्शन होगा। एंड आयोडीन के बीच में अगर रिपल्शन होगा तो मुझे बताओ बॉन्ड एंगल बढ़ेगा या कम होगा, आयोडीन एक दूसरे को रिपेल करेंगे। देखो फ्लोरीन बहुत छोटू सा मॉलिक्यूल है, फ्लोरीन बहुत छोटू सा मॉलिक्यूल है, उसको अगर हम लोग थोड़ा नजदीक में लेके आएंगे ना कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। बट आयोडीन बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है,
वो क्या करेगा, वो रिपेल करेगा एंड रिपल्शन की वजह से बॉन्ड एंगल विल इंक्रीज। आर यू गेटिंग इट? एंड आयोडीन का बॉन्ड एंगल बढ़ गया तो ये सबसे बड़ा एंड फ्लोरीन सबसे छोटू सा, क्योंकि वो छोटे एरिया में मैनेज हो पाएगा। बल्कि ग्रुप, करेक्ट, बल्कि ग्रुप की वजह से रिपल्शन हो रहा है। ठीक है, अब गाइस iodine is least electronegative and it has highest bond angle. So bond angle, यहाँ पे मैंने एक गलती कर दी है, electronegativity लिख दी। bond angle is inversely proportional to electronegativity of central atom। ठीक है, जितना जितनी कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एटम सराउंडिंग एटम की, आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम, उतना बड़ा बॉन्ड एंगल। ठीक है, लेट दिस, लेट मी टेक अनदर एग्जांपल। एकदम सिंपल है ये तो। PF3, PCl3, PBr3 एंड PI3। बताओ विच वन विल हैव लार्जेस्ट बॉन्ड एंगल? सबसे बड़ा बॉन्ड एंगल कहाँ पे होगा? ऑब्वियसली आयोडीन में होगा। परफेक्ट, करेक्ट बोल रहे हो। ठीक है, ओके, वन मोर एग्जांपल। यहाँ पे सबका आंसर रॉन्ग होगा, देखो। PF3, PCl3, PBr3 एंड BI3। अब मुझे बताओ यहाँ पे किसका बॉन्ड एंगल सबसे बड़ा होगा? यहाँ पे बॉन्ड एंगल बताओ सबसे बड़ा किसका होगा? ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, आई गेस जेई या AI ट्रिपल ई। ठीक है, तो मुझे बताओ यहाँ पे बॉन्ड एंगल सबसे बड़ा किसका होगा? अद्वैत, करेक्ट आंसर है, वेरी नाइस। ये क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जाम में आया हुआ है, जेई या फिर AI ट्रिपल ई, दोनों में से एक। ठीक है, तो बताओ। अरे चलो आंसर तो करो, ऐसे क्या कर रहे हो? थोड़ा सोचो, यू विल गेट योर आंसर। अब गाइज मुझे बताओ यहाँ पे सारे के सारे बॉन्ड एंगल कितने हैं? ये sp2 है ना? यहाँ पे सारे के सारे बॉन्ड एंगल 120 है, राइट? हाँ, सबको इक्वल रिपल्शन है गाइस। अगर तुम लोग यहाँ पे देखोगे तो फ्लोरीन का हर एक फ्लोरीन के साथ रिपल्शन इक्वल है। वैसे ही क्लोरीन का हर एक क्लोरीन के साथ रिपल्शन इक्वल है, बिकॉज दे आर एट सेम बॉन्ड एंगल। अब मुझे बताओ, अगर तुम लोग कोई एक बॉन्ड एंगल बढ़ा दोगे तो दूसरा एक बॉन्ड एंगल छोटा हो जाएगा ना? तो ऐसा कुछ चलेगा क्या? ऐसे कुछ चलेगा क्या कि एक बॉन्ड एंगल बढ़ गया बट दूसरा बॉन्ड एंगल छोटा हो गया? इज इट पॉसिबल या फिर इज इट लॉजिकल? नो, इट इज नॉट। सो ऑब्वियस है, व्हाट विल हैव टू डू, ऑल बॉन्ड एंगल विल रिमेन कांस्टेंट। गाइस थोड़ा सा अपना लॉजिक यूज करना। ठीक है, चलो कंप्लीट दिस फास्ट। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट? पहले में मैंने तुम लोगों को ड्रैगोज रूल पढ़ाया, ड्रैगोज रूल, ड्रैगोज रूल, ऐसा कुछ पढ़ाया मैंने। ड्रैगो, ड्रैगो, ड्रैगोज रूल से कुछ हुआ है अपना? नहीं, ओके, ठीक है, कर लेंगे। चलो तो आगे बढ़ते हैं। तो लेट्स कंटिन्यू विद ड्रैगोज रूल। ये थोड़ा सा एडवांस का पार्ट है, ऐसे समझ लो।
ड्रैगोस रूल तुम लोगों को मेंस में पूछा नहीं जाता, बट उसको ना पूछते हुए थोड़े बहुत क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, मतलब उसे कंसिडर ना करते हुए भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद ड्रैगोस रूल। ड्रैगोस रूल, ठीक है। तो रूल स्टेट्स दैट व्हेन सेंट्रल एटम belongs to belongs to third period or higher, then it does not undergo hybridization with surrounding atom, ठीक है। Surrounding atom must have electronegativity less than 2.5, ठीक है। ये हम लोगों के दो रूल हैं जो हम लोगों को बहुत अच्छे से याद रखना है ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? चलो एग्जांपल देखते हैं। इसमें तुम लोगों को गाइस ज्यादा कुछ मेहनत लेनी ही नहीं है, तुम लोगों को सिर्फ और सिर्फ 8 एलिमेंट्स याद रखने हैं, ठीक है। एक ग्रुप 15 का, जिसे हम लोग ग्रुप 5 के नाम से भी जानते हैं, एंड दूसरे ग्रुप 6 के, जिन्हें हम लोग ग्रुप 16 के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। कितने एलिमेंट्स? 8 एलिमेंट्स। देखो, NH3, PH3, ASH3, SbH3 एंड PiH3, ठीक है। एंड Sa is surrounding atom, Sa is surrounding atom, H2O, H2S, H2Se, H2Te एंड H2PO, ठीक है। अब गाइज इनमें, ठीक है, ये जो है गाइज, टुडे वी विल नॉट टेक अ ब्रेक, विल ट्राई टू लीव आवर लेक्चर अर्लियर, चलेगा? तुम लोगों को वैसे भी अभी 10:30 से 11 o'clock ब्रेक था ही ना। तो अब गाइज यहाँ पे अगर तुम लोग देखोगे, ये सेकंड पीरियड है, जैसे सेकंड पीरियड नाइट्रोजन ऑक्सीजन सेकंड पीरियड में आता है, एंड बाकी के बचे हुए जो है थर्ड एंड हायर पीरियड के हैं, बराबर। तो ये 8 एलिमेंट्स याद रखो गाइस, मैं तो बोलूंगा ये 8 एलिमेंट्स याद ही रखना। ये जिस भी क्वेश्चन में आ गए, ये ड्रैगोस कंपाउंड है, इन्हें हम लोग बोलते हैं ड्रैगोस कंपाउंड, एंड ये जरा स्पेशल कंपाउंड है। These are Dragos compound which does not undergo hybridization. These are Dragos compound and they does not undergo hybridization. अगर तुम लोगों को इनकी हाइब्रिडाइजेशन पूछी तो नो हाइब्रिडाइजेशन ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। ड्रैगो वाज द नेम ऑफ साइंटिस्ट, करेक्ट बोल रहे हो। अब गाइस इनका बॉन्ड एंगल जो है, इन 8 कंपाउंड का बॉन्ड एंगल वो अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री हो जाता है, अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री हो जाता है गाइस, अप्रोक्सीमेटली। मतलब ऐसे मत समझना हार्डकोर 90 डिग्री। अगर ये 107 डिग्री रहता है, अमोनिया पता है ना 107 डिग्री, तो समझ लो PH3 हो जाएगा डायरेक्ट 94 डिग्री, 93 डिग्री, 92 डिग्री एंड 91 डिग्री। इनका नीचे वालों का बॉन्ड एंगल इन द रेंज ऑफ 90 डिग्री रहता है। कैन यू रिमेंबर दिस? बस इतना ही याद रखना है। अब ये 90 डिग्री क्यों रहता है वो भी मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। देखो, अगर हाइब्रिडाइजेशन हो रहा नहीं है तो फॉस्फोरस में बॉन्ड कौन बनाएगा? फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर रहता है 15, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p3। मुझे बताओ गाइस, यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, ये 3s2 एंड ये 3p3 इनको मिक्स करते हैं, याद है मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल, हाइब्रिडाइजेशन एंड व्हाट नॉट, हम लोगों ने बहुत कुछ ऐसे कुछ उल्टी सुल्टी चीजें पढ़ी है। अब मुझे बताओ, PH3 में मुझे 3 बॉन्ड बनाने हैं एंड यहाँ पे मिक्सिंग होने वाली नहीं है, तो 3 बॉन्ड बनाने के लिए मुझे 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लगते हैं। एंड यहाँ पे कौन से 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तुम लोगों को दिख रहे हैं? यहाँ पर कौन से 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तुम लोगों को दिख रहे हैं? कौन से ऑर्बिटल के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? 3 बॉन्ड PH3 में बनाने हैं, तो
3p3 p ऑर्बिटल के 3 इलेक्ट्रॉन है गाइस। अगर तुम लोगों को p ऑर्बिटल का शेप याद होगा तो एक रहता है px py एंड pz, याद है क्या? px py एंड pz। एंड अगर तुम लोगों को पता होगा तो इनके बीच में बॉन्ड एंगल रहता है 90 डिग्री। इनके बीच में बॉन्ड एंगल रहता है 90 डिग्री। ये देखो, ये समझ लो हो गया हम लोगों का px py pz में से एक कोई, ये हो गया हमारा दूसरा कोई ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल बना रहे, एंड ये हो गया हम लोगों का तीसरा कोई ऑर्बिटल। गाइस तुम लोग मुझे बताओ, अगर p ऑर्बिटल बॉन्ड बनाने वाला है तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो आएंगे वो ऐसे आएंगे, इधर इधर एक हाइड्रोजन आया, इधर दूसरा एक हाइड्रोजन आया, इधर तीसरा एक हाइड्रोजन आया, एंड उन्होंने p ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड बनाया। नो मिक्सिंग इज देयर। यहाँ पे इनको हम लोगों ने मिक्स किया है क्या? नहीं, ये मिक्सिंग नहीं हो रही है। तो ओनली p ऑर्बिटल इज देयर, एंड इफ ओनली p ऑर्बिटल इज देयर तो p ऑर्बिटल का एंगल रहता है 90 डिग्री, एंड 90 डिग्री तो यहाँ पे भी बॉन्ड एंगल बन जाएगा 90 डिग्री। समझा? अगेन ड्रैगोज रूल इतना एकदम डेप्थ में याद रखने की जरूरत नहीं है, बस यू कैन रिमेंबर दैट दीज 8 कंपाउंड्स आर ड्रैगोज कंपाउंड। इनको छोड़ के बाकी कोई भी आ जाए, दे आर नॉट ड्रैगोज कंपाउंड। इफ समवन आस्क्स यू, देखो एडवांस में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग आर ड्रैगोज कंपाउंड। एक छोटा सा कंसेप्ट है जो तुम लोगों को एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू याद रखना है एक्स्ट्रा का। बाकी तो इस चैप्टर में मैंने जितना हो सके उतना सब कुछ पढ़ा दिया है, एक्स्ट्रा का भी पार्ट। ठीक है, तो PF3, PCl3, PBr3, SCl2, SeBr2, कौन कौन ड्रैगोस कंपाउंड है? नन ऑफ दिस। व्हाई नन ऑफ दिस? बिकॉज फ्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर तुम लोगों को याद होगी तो होती है 4.0, 4.0, 3.0, 2.8, विच इज ग्रेटर देन 2.5। एंड ड्रैगोस रूल क्या बोलता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शुड बी लेस देन 2.5। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अगेन थोड़ा सा एडवांस का कंसेप्ट है, हम लोगों को इतना इन डेप्थ याद रखने की जरूरत नहीं है, बट ये 8 कंपाउंड जरूर याद रखना। ये 8 कंपाउंड के ऊपर ही तुम लोगों को क्वेश्चन आएंगे, इनके अलावा क्वेश्चन आने के चांसेस कम है। ठीक है, तो चलो लिख दो। लिख के हो गया क्या? बाय द वे मेरे साथ ही लिख रहे हैं ना? आगे बढ़े। Okay, so now we'll move towards bond length. Let's move towards bond length. Now, guys, bond length. Guys, bond length में हम लोग सबसे पहले जो पॉइंट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बॉन्ड ऑर्डर, जो अभी 2 मिनट पहले हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था। बॉन्ड ऑर्डर। अब मुझे बताओ, जितने ज्यादा बॉन्ड, am I audible guys? Because I got disconnected from over here, my mobile. Hello. Yes guys, am I audible? मेरे मोबाइल से मैं डिस्कनेक्ट हो गया हूँ बिकॉज कोई माइक ऑन करके। हाँ हाँ, ओके, आई गॉट योर मैसेज। चलो आई एम बैक ऑनलाइन। हाँ, तो वेयर आई वाज, बॉन्ड ऑर्डर। अब मुझे बताओ, जितने ज्यादा बॉन्ड उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ, जितनी ज्यादा स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा बॉन्ड लेंथ या उतनी छोटी बॉन्ड लेंथ, जितनी जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड उतना बड़ा बॉन्ड या उतना छोटा बॉन्ड, व्हाट डू यू थिंक? उतना छोटा बॉन्ड, वेरी नाइस, करेक्ट बोल रहे हो। ठीक है, तो गाइस याद रखो, बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। जितने ज्यादा बॉन्ड उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ, बट जितनी ज्यादा स्ट्रेंथ उतना छोटा बॉन्ड, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। चलेगा ना? ये हम लोगों ने पहले भी डिस्कस करके हो चुके हैं, ज्यादा इसके ऊपर हम लोग स्ट्रेस नहीं लेंगे। ठीक है, अब अगर तुम लोगों को मैंने पूछा सी सिंगल बॉन्ड सी, सी सिंगल बॉन्ड या फिर ऐसे नहीं लेते, N2O2 एंड F2, इनमें अगर मैंने बॉन्ड लेंथ कंपेयर करने बोली
तो बताओ कौन सबसे बड़ी बॉन्ड लेंथ रहेगी, किसकी बॉन्ड लेंथ सबसे बड़ी रहेगी और किसकी बॉन्ड लेंथ सबसे छोटी रहेगी। एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग N2O2 एंड F2। फ्लोरीन की बॉन्ड लेंथ सबसे बड़ी, पक्का। फ्लोरीन हैज बिगेस्ट बॉन्ड लेंथ, करेक्ट गाइस, पक्का। ओके, तो गाइस देखो, नाइट्रोजन बनाता है ट्रिपल बॉन्ड, ऑक्सीजन बनाता है डबल बॉन्ड एंड फ्लोरीन बनाता है सिंगल बॉन्ड। तो बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम है फ्लोरीन की, एंड बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। तो फ्लोरीन ये सबसे लंबा बॉन्ड, मतलब सबसे बड़ा बॉन्ड बनाएगा, एंड नाइट्रोजन ये सबसे छोटा बॉन्ड बनाएगा। गेटिंग इट? देखो एकदम सिंपल कंसेप्ट है, ऐसे कुछ रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर, ठीक है। एंड बी, व्हेन बॉन्ड ऑर्डर इज सेम, ठीक है, व्हेन बॉन्ड ऑर्डर इज सेम, at that time we say bond length is inversely proportional to electronegativity of atoms। ये इतना दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं, तुम लोग ऐसे ही डायरेक्ट देख के आंसर दे दोगे गाइस। मुझे बताओ, अगर मैं HF, HCl, HBr एंड HI, इनमें अगर मैं कंपेयर करूं, तो सबसे कम बॉन्ड लेंथ किसकी रहेगी, या फिर सबसे बड़ा बॉन्ड लेंथ किसकी रहेगी, सबसे बड़ी बॉन्ड लेंथ किसकी रहेगी? यस गाइस, which bond is biggest and which bond is smallest? ऑब्वियसली सबसे बड़ा बॉन्ड रहेगा HI। ये तुम लोगों को मुझे बताने की जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए, राइट। हाँ, वो HI सबसे बड़ा एंड HF सबसे छोटा। बिकॉज गाइस हम लोगों को पता है ना कि आयोडीन पहले से सबसे बड़ा है। आयोडीन अगर सबसे बड़ा है तो उसका बॉन्ड भी सबसे बड़ा होगा। ये एक्सप्लेन करने की जरूरत है क्या? आयोडीन सबसे बड़ा है, रेडियस आयोडीन की सबसे बड़ी है, तो आयोडीन का बॉन्ड भी सबसे बड़ा होगा। इसमें कुछ रॉकेट साइंस है ही नहीं, मतलब वैसे कुछ बताने जैसा है ही नहीं, ठीक है। एनी डाउट? इसके ऊपर और क्वेश्चन लेने की जरूरत नहीं है ना मुझे, मतलब इसके ऊपर और क्वेश्चन ले लेके हम लोग क्या करेंगे, कार्बन एंड फ्लोरीन, कार्बन एंड क्लोरीन ऐसे ही आएंगे और कुछ नहीं, ठीक है। ओके, तो चलो ये लिख दो, कंप्लीट दिस। आई कैन स्क्रोल अप, लिख दो चलो। नाउ गाइस वी विल मूव टुवर्ड्स डाइपोल मोमेंट। चलो गाइस, नाउ नेक्स्ट इज डाइपोल मोमेंट, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट कंसेप्चुअली बहुत सिंपल है, ठीक है। तो लेट्स मूव टुवर्ड्स डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू, ठीक है। तो इट टेल्स अस अबाउट, इट कम्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी ये सब आता ही है ऑब्वियसली। तो गाइस डाइपोल मोमेंट टेल्स अबाउट
आयनिक कैरेक्टर इन कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो कोवैलेंट बॉन्ड में कितना आयनिक कैरेक्टर है उसके बारे में हम लोगों को डाइपोल मोमेंट बताते हैं। तो गाइस देयर आर सम पॉइंट्स। इट इज अ थ्योरेटिकल कंसेप्ट, थ्योरेटिकल कंसेप्ट, थ्योरेटिकल है, इसका कोई प्रैक्टिकल बैकग्राउंड नहीं है। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, डाइपोल मोमेंट is represented by represented by symbol this, ऐसा एरो। ठीक है, पॉइंट नंबर 3, एरो ऑलवेज पॉइंट्स टुवर्ड, एरो ऑलवेज पॉइंट्स टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। पहले थियरी पढ़ लो, उसके बाद हम लोग कंसेप्ट देखेंगे। पॉइंट नंबर 4, इन केस ऑफ लोन पेयर, इन केस ऑफ लोन पेयर एरो पॉइंट्स टुवर्ड्स, एरो पॉइंट्स टुवर्ड्स लोन पेयर। ठीक है, अब गाइस अगर तुम लोग देखोगे तो लेट्स टेक एन एग्जांपल, मॉलिक्यूल ए बी, मॉलिक्यूल ए बी, एंड वी आर कंसिडरिंग दैट बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, वी आर कंसिडरिंग दैट बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब होता क्या है गाइस, यूजुअली कोवेलेंट बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो इक्वली शेयर्ड रहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स इक्वली शेयर्ड है और वो बीच में रहते हैं। बट सिंस बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, अब बी क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन खींच के अपनी तरफ ला देगा। आर यू गेटिंग इट? बी क्या करेगा, उन इलेक्ट्रॉन्स को खींच के अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अब इलेक्ट्रॉन्स अगर बी की तरफ अट्रैक्ट हो गए तो बी की तरफ इलेक्ट्रॉन पहुंच गए। अब मुझे बताओ बी के तरफ इलेक्ट्रॉन आ गए मतलब बी के ऊपर कौन सा चार्ज डेवलप होगा, तो बी के ऊपर डेल्टा माइनस चार्ज डेवलप होगा एंड ए के ऊपर डेल्टा प्लस चार्ज डेवलप होगा। गेटिंग इट? एंड अगर ऐसा कुछ हो गया तो हम लोग बोलेंगे इसके ऊपर डाइपोल जनरेट हो गया। ना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइपोल? डाई मतलब दो, पोल मतलब साउथ पोल नॉर्थ पोल, सुना होगा तुम लोगों ने। ठीक है, तो पोल मतलब अपोजिट एंड्स, पोल मतलब अपोजिट एंड्स। तो यहाँ पे दो अपोजिट एंड्स मतलब दो डाइपोल जनरेट हो गए, समझ में आ रहे? दो पोल या फिर डाइपोल जनरेट हुआ एंड इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। ये एरो जो है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में गया उस तरफ पॉइंट कर रहे हैं। आर यू गेटिंग इट? दिस एरो पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वहां पे। एंड अगर लोन पेयर की बात होती, अगर ऐसा सिनेरियो रहता तो गाइस ऑब्वियस है ना, लोन पेयर के ऊपर ही नेगेटिव चार्ज रहता है, तो एरो अभी कहाँ पे जाएगा, एरो अभी यहाँ पे जाएगा। आर यू गेटिंग इट? आर यू गेटिंग इट? पॉइंट नंबर 5, molecules having molecules having molecules having permanent dipole, permanent dipole मतलब उनके ऊपर हमेशा प्लस माइनस चार्ज रहता है, are called as are called as पोलर मॉलिक्यूल, उन्हें हम लोग बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, चलो कुछ एग्जांपल स्टार्ट करें, कुछ एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल सी ट्रिपल बॉन्ड ओ कार्बन मोनोऑक्साइड। अब गाइस मुझे बताओ सी ट्रिपल बॉन्ड ओ कार्बन मोनोऑक्साइड, इसमें कार्बन एंड ऑक्सीजन में विच वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? डाइपोल किधर से किधर जाएगा, डाइपोल किधर से किधर जाएगा? ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, वेरी नाइस। तो मेरे ख्याल से डाइपोल हम लोग ऐसे ड्रॉ करेंगे, डाइपोल हम लोग ऐसे कुछ ड्रॉ करेंगे, राइट? एंड दिस इज अ पोलर मॉलिक्यूल। किसी को कुछ डाउट? दिस इज अ पोलर मॉलिक्यूल। अब गाइस अगर मैं वाटर ड्रॉ करूं ऐसा कुछ, अब मुझे बताओ वाटर में डाइपोल कैसे जाएगा, वाटर में डाइपोल कौन से डायरेक्शन में जाएगा, वाटर में डाइपोल कौन से डायरेक्शन में जाएगा? ऐसे कुछ जाएगा ना।
टुवर्ड्स ऑक्सीजन, वेरी नाइस, करेक्ट बोल रहे हो, गेटिंग इट और नॉट. एंड दिस मॉलिक्यूल इज पोलर और नॉन पोलर, तो आई गेस इवन दिस मॉलिक्यूल इज पोलर. गाइस अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूं, अब मुझे बताओ यहाँ पे डाइपोल कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे डाइपोल कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे डाइपोल कहाँ पे जाएगा. ऑक्सीजन की तरफ आउटसाइड जाएगा, वेरी नाइस, करेक्ट. ये इधर की तरफ ऑक्सीजन में और ये इधर की तरफ ऑक्सीजन में, करेक्ट. अब गाइस टग ऑफ वॉर का गेम तुम लोगों को पता होगा, रस्सा खींची का गेम, रस्सी खींची का गेम. तो गाइस उसमें हम लोग क्या करते हैं, रस्सी एक दोनों तरफ से खींची जाती है. स्क्विड गेम देखा होगा तो तुम लोगों को पता ही होगा. अब स्क्विड गेम, वेरी नाइस, करेक्ट. अब गाइस यहाँ पे दोनों तरफ ऑक्सीजन है, यहाँ पे दोनों तरफ ऑक्सीजन है जो रस्सी को खींच रहा है. अब मुझे बताओ यहाँ पे अगर दोनों तरफ ऑक्सीजन है तो ये बीच में से हिलने वाले हैं क्या, यहाँ पे बीच में जो कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स है वो बीच में से हिलने वाले हैं क्या, नो वन विल डाई, करेक्ट बोल रहे हो. ठीक है. तो गाइस यहाँ पे मुझे बताओ दोनों डाइपोल कैंसिल आउट हो जाएंगे ना, ये दोनों डाइपोल क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे. एंड देन यू विल गेट अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल, करेक्ट और रॉन्ग. मॉलिक्यूल नॉन पोलर क्यों हुआ समझा, क्योंकि दोनों तरफ से डाइपोल ने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया, कट कर दिया. हाँ, there is a dipole but molecule overall it is non-polar. Overall molecule is non-polar. ठीक है. अब गाइस अगर मैं इस मॉलिक्यूल की बात करूं, कार्बन टेट्राफ्लोराइड. अब हर एक जगह पे बॉन्ड एंगल कितना है, 109, याद रखो. यहाँ पे बॉन्ड एंगल रहता है 109 डिग्रीज 28 मिनट्स. ठीक है. टेट्राहेड्रल है, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर. अब मुझे बताओ यहाँ पे अगर मैं देखूंगा तो ये सारे डाइपोल एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे या नहीं करेंगे. तो गाइस याद रखो, तुम लोगों को अभी ये 2 डायमेंशन में ऐसे लग रहा होगा कि ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे, बट दिस इज अ 3D स्ट्रक्चर. ठीक है. कैमरा के ट्राइपॉड जैसा रहता है, तो ये एक दूसरे को एक्चुअल में कैंसिल आउट करते हैं एंड दिस स्ट्रक्चर बिकम्स नॉन पोलर. ठीक है. तो जो डाइपोल एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं उन स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर. हम लोग बोलेंगे सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर. एंड जो एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं नॉन सिमेट्रिकल. गेटिंग इट. जो कैंसिल करेंगे उन्हें हम लोग बोलेंगे सिमेट्रिकल, जो कैंसिल नहीं करेंगे उन्हें हम लोग बोलेंगे नॉन सिमेट्रिकल. दैट्स इट. एकदम सिंपल. लेट मी टेक अनदर एग्जांपल. लेट मी टेक वन मोर एग्जांपल. SF4 and HCF4, which one is symmetrical, which one is asymmetrical. ठीक है, चलेगा. SF4 and HCF4, which one is symmetrical, which one is asymmetrical. अब गाइस ये सिमेट्री तुम लोगों के बचपन में हम लोगों ने जो पढ़ी थी वैसे वाली नहीं है. ठीक है. अब सल्फर सल्फर 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6. फ्लोरीन 1 2 3 4, 4 बॉन्ड बनाएगा, एक लोन पेयर बनाएगा, करेक्ट. समझ में आ रहा है कुछ. अब यहाँ पे sp3d हो जाता है एंड ये बनता है ऐसा कुछ स्ट्रक्चर, सल्फर ऊपर एक फ्लोरीन, नीचे एक फ्लोरीन, इधर एक फ्लोरीन, इधर एक फ्लोरीन एंड इस तरफ एक लोन पेयर. अब तुम लोग अगर देखोगे दिस स्ट्रक्चर इज सिमेट्रिकल, आई एक्सेप्टेड. ये स्ट्रक्चर अगर ऐसे देखोगे इधर से बीच में से कट करोगे, परफेक्ट कट हो रहा है, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, ये समझ में आ रहा है. बट वैसा वाला स्ट्रक्चर नहीं पूछ रहे, सिमेट्री बीच में से कट करने से क्या होगा एंड ऑल, वो सब नहीं पूछा जा रहा है. सिमेट्रिकल मीन्स व्हाट, इफ दिस मॉलिक्यूल इज पोलर या नॉन पोलर. अब देखो ऊपर से फ्लोरीन खींचेगा, कैंसलेशन हो गया. नीचे से फ्लोरीन खींचा, कैंसलेशन हो गया. बट इधर से 2 फ्लोरीन खींच रहे हैं एंड इधर से एक लोन पेयर खींच रही है. मुझे बताओ गाइस यहाँ पे डाइपोल कैंसिल आउट होगा क्या. इस तरफ से 2 फ्लोरीन है, बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव, एंड दूसरी तरफ से सिर्फ एक लोन पेयर है, कैंसलेशन होगा नहीं होगा. ओवरऑल डाइपोल किस डायरेक्शन में जाएगा गाइस, ओवरऑल डाइपोल इस डायरेक्शन में जाएगा. पता है ना ट्रायंगल रूल, 120 का बॉन्ड एंगल है तो वो बीच में से चला जाएगा 60 60 से. ठीक है. तो गाइस मुझे बताओ दिस मॉलिक्यूल इज पोलर या नॉन पोलर. तो दिस मॉलिक्यूल इज पोलर, करेक्ट. दिस मॉलिक्यूल इज पोलर एंड ये पोलर हो गया मतलब सिमेट्रिकल या नॉन सिमेट्रिकल. तो ये हो गया नॉन सिमेट्रिकल.
समझ में आ रहा है? बट अगर मैं HCF4 की बात करूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, फ्लोरीन हमेशा बनाता है सिंगल बॉन्ड, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, चार बॉन्ड, एक लोन पेयर, दो लोन पेयर। अब ये हो गया sp3d2। तो जेनॉन यहाँ पे आ गए चार फ्लोरीन जो कि 90 डिग्रीज पे है। यहाँ पे तुम लोग रेक्टेंगल रूल यूज कर सकते हो। एंड ऊपर एक लोन पेयर, नीचे एक लोन पेयर। अब गाइस ऊपर से लोन पेयर खींचेगी तो नीचे से लोन पेयर कैंसिल आउट करेगी। इधर से एक फ्लोरीन खींचेगा तो उधर से एक फ्लोरीन कैंसिल आउट करेगा। 180 का बॉन्ड एंगल है ना दोनों के बीच में। इधर से एक फ्लोरीन खींचेगा तो उधर से एक फ्लोरीन कैंसिल आउट करेगा, इन दोनों के बीच में भी 180 का बॉन्ड एंगल है। नाउ टेल मी, दिस मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिकल या एसिमेट्रिकल? दिस इज नॉन पोलर, वेरी नाइस। नॉन पोलर मीन सिमेट्रिकल या एसिमेट्रिकल? वो इसमें सिमेट्री प्रेजेंट है, बस सारे के सारे डाइपोल एक दूसरे को कैंसिल आउट कर पा रहे हैं। कोई शक? ओके, नाउ गाइस नेक्स्ट। अब अभी तक हम लोग डाइपोल की बात कर रहे हैं, इतना याद रखो, अभी तक हम लोगों ने डाइपोल की बात की, उसका मोमेंट, मोमेंटम या फिर उसकी पावर कैलकुलेट नहीं की है, ठीक है? नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स डाइपोल मोमेंट। म्यू। एंड डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला रहता है म्यू इज इक्वल्स टू क्यू इनटू डी, वेर क्यू इज, वेर क्यू इज चार्ज। तुम लोगों को लिखने का टाइम दे दूंगा मैं, वेट अ मिनट। चार्ज सेपरेटेड बाय, सेपरेटेड between two atoms, and D is distance between, distance between two atoms। ओके, तो चलो पहले ये लिख दो फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। हाँ, यहाँ पे वेक्टर समेशन का फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं, बट उसके ऊपर क्वेश्चन हम लोगों को पूछे नहीं जाते जेई मेंस लेवल पे। ये एडवांस लेवल पे अगर क्वेश्चन आ गया तो डेफिनेटली यू कैन डू इट। वेक्टर एडिशन तुम लोगों को मुझसे ज्यादा तो अच्छे से आता ही होगा, ठीक है? ओके, तो गाइस कंटिन्यू करें। हो गया लिख के सबका? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, तो गाइस यहाँ पे इसका यूनिट क्या आता है? देखो, इसका यूनिट अगर हम लोग देखेंगे तो Q इज चार्ज, चार्ज का यूनिट रहता है कूलम, पता होगा। एंड D इज डिस्टेंस, डिस्टेंस का यूनिट रहता है मीटर, तो कूलम मीटर, ये हो गया इसका SI यूनिट। अब CGS में मुझे बताओ चार्ज का यूनिट क्या रहता है? CGS में चार्ज का यूनिट क्या रहता है? CGS में चार्ज का यूनिट रहता है ESU। एंड CGS में डिस्टेंस का यूनिट क्या रहता है? सेंटीमीटर। तो ये हो गया CGS यूनिट, राइट? एंड गाइस हर एक, मतलब बहुत सी बार हम लोग एक कॉमन यूनिट बनाते हैं, फॉर एग्जांपल फोर्स के लिए न्यूटन, वर्क के लिए जूल्स। वैसे ही यहाँ पे भी एक कॉमन यूनिट रहता है डी बाय, ठीक है? कॉमन यूनिट। अगर तुम लोगों को पता होगा फोर्स का न्यूटन जो यूनिट है वो न्यूटन साइंटिस्ट के ऊपर से आया। अगर तुम लोगों को पता होगा वोल्टेज के लिए हम लोग वी जो यूज करते हैं वो वोल्टा से आया है। अगर तुम लोगों को पता होगा कि जूल्स जो हम लोग यूज करते हैं वो जूल्स साइंटिस्ट का ही नाम था, उससे ही आया है वर्क डन का यूनिट। तो ये सारे यूनिट्स जो है वो साइंटिस्ट के नाम पे से आते हैं। वैसे ही ये जो कॉमन यूनिट है डिबाई, वो भी एक साइंटिस्ट का ही नाम है। हर्ट्ज, करेक्ट बोल रहे हो, ठीक है? तो ये सारे यूनिट्स कॉमन है। चलो लिखो। इवन मैग्नेटिक मोमेंट का यूनिट टेस्ला, वो भी टेस्ला मैक्स, टेस्ला का पूरा नाम मैं भूल गया, सॉरी, ठीक है? तो बट टेस्ला ये एक यूनिट है जो कि टेस्ला साइंटिस्ट के नाम से ही आया है। निकोलस टेस्ला, निकोला टेस्ला, करेक्ट। ओके, सॉरी। तो
गाइस अब अगर मैं 1 कूलम मीटर की बात करूं, अगर मैं 1 कूलम मीटर की बात करूं तो 1 कूलम मीटर, सॉरी 1 कूलम मीटर बोल रहा हूँ। अगर मैं 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज की बात करूँ, सॉरी 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज की बात करूँ, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, तो वो कितना होता है? वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। थोड़े से हम लोग चार्जेस के बारे में, क्योंकि देखो यहाँ पे हम लोग जो ये क्यू बोल रहे हैं वो मैक्सिमम कितना क्यू होगा गाइस, हम लोग एक इलेक्ट्रॉन की बात क्यों कर रहे हैं वो समझना पहले। देखो अगर मैं बात करूं HCl की, अगर मैं बात करूं HCl की, तो यार ये क्लोरीन खींच खींच के कितने इलेक्ट्रॉन खींचेगा? हाइड्रोजन का एक ही इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है ना। आर यू गेटिंग इट? ये क्लोरीन खींच खींच के हाइड्रोजन का एक ही इलेक्ट्रॉन खींचेगा। दोनों इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, बट दो में से एक उसका खुद का था, खींच खींच के वो एक इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम खींच पाएगा। मतलब मैक्सिमम क्यू की वैल्यू कितनी होगी? मैक्सिमम क्यू की वैल्यू होगी 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। ये समझा हम लोगों ने यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन की बात क्यों की? बिकॉज मैक्सिमम क्यू की वैल्यू होगी 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, उसके ऊपर क्यू नहीं जाएगा। गेटिंग इट? अब what is the relationship between 1 coulomb and ESU? So we all know 1 coulomb is 3 into 10⁹ ESU। पता है ये तुम लोगों को? नहीं पता होगा तो अभी पता चल गया। तो 1.6 इंटू 10⁻⁹ इंटू ESU को अगर, सॉरी कूलम को अगर मुझे ESU में कन्वर्ट कर रहा है तो 3 इंटू 10⁹ ESU। एंड व्हाट आई विल गेट? 16 3 जा 48, तो ये हो गया 4.8 10⁻⁹ और ये 10⁻10 ESU। तो 1 इलेक्ट्रॉन के 2 चार्जेस हम लोग लिख सकते हैं, एक SI यूनिट में और एक CGS यूनिट में। ठीक है, अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1 डी बाय 1 डी, या फिर 1 डी बाय पूरा लिख देते हैं, अभी तक तुम लोगों को याद नहीं है। 1 डी इज नथिंग बट 1 डी बाय, एंड 1 डी बाय इज 10⁻⁸ ESU सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये एकदम छोटा सा चार्ज 1 डी बाय का, याद रखना ये। ठीक है, दिस यूनिट कन्वर्जन यू शुड रिमेंबर। अगेन ये तुम लोगों को इसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस ना के बराबर है, अगर आए तो एडवांस, ये एडवांस का पार्ट है, ऐसे समझ के चलना। ठीक है, सिर्फ थोड़ी सी थियरी में फिर भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वैसे थोड़ी तो हम लोगों को पता रहनी चाहिए थियरी। नाउ गाइस ओवर हियर 1 डी बाय इज 10⁻18 ESU पर सेंटीमीटर, एंड अगर मैं इसको कूलम सेंटीमीटर में, कूलम मीटर में कन्वर्ट करने गया तो क्या होगा? 1 डी बाय, या फिर अभी 1 डी लिख देते हैं सिर्फ, इज इक्वल्स टू 10⁻18 इंटू, अब 1/3 इंटू 10⁻9 कूलम। समझ में आ रहा है? ESU को मैं कूलम में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो नीचे डिवीजन करूंगा, इंटू 1 सेंटीमीटर मतलब 1/100 मीटर। करेक्ट? एंड इसे हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो 1 डी बाई की वैल्यू हो जाती है 3.33 इंटू 10⁻30 कूलम मीटर। डोंट गेट कंफ्यूज, दिस इज नॉट सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में C स्मॉल रहता है, दिस इज कूलम मीटर। ये एक और यूनिट कन्वर्जन जो हम लोगों को याद रखना है। एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज इंपॉर्टेंट, नीट स्टूडेंट इट इज ओके इफ यू विल फॉरगेट इट। ठीक है, ये हम लोगों को कुछ नीट पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू यस इट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो गाइज ये लिख दो जल्दी। माय क्रिसमस वेंट रियली नाइस। आई विश गोवा जा पाता मैं। ठीक है? नहीं, तुम लोगों को लेके नहीं जाने वाला हूँ कोई, लेके जाने के लिए लोगों के साथ नहीं।
इस टाइम पे गोवा में कोई भी सनबाथ लेने नहीं जाता। With whom I'll go with my friends। तुम लोग बड़े हो जाओ, फिर देखते हैं। ओके, तो चलो आगे बढ़े। यस डेफिनेटली, काम धंधे पे लग जाना, फिर उसके बाद कॉल करना, चलो सर गोवा जाते हैं। डेफिनेटली आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। ओके, तो फिर तो गोवा में मजे करेंगे। अभी रिसेंट में मैं खुद मेरे एक सर के साथ ही जाके आया हूँ। ही यूज्ड टू टीच मी इन 8th स्टैंडर्ड एंड देन वी वर इन कांटेक्ट, सो जब वी वेंट टू गोवा। अभी रिसेंट की बात है, कुछ महीने पहले की। तो कर लो तुम लोग भी, काम धंधे पे लग जाना, बड़े हो गए। याद रखना सर को, फिर जाएंगे डेफिनेटली, विल गो। ओके, तो गाइज लेट्स टेक सम क्वेश्चन। ठीक है। अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आएगा, तो म्यू कंपेयर करना है बिटवीन एच एफ, एच सी एल, एच बी आर एंड एच आई। बताओ कैसे होगा, बताओ। यहाँ पे म्यू कैसे कंपेयर करोगे। म्यू का फॉर्मूला गाइस तुम लोगों को अगर पता होगा, म्यू इज क्यू इंटू डी। ठीक है। अब सबसे ज्यादा चार्ज को ही हम लोग इज्जत देते हैं, याद रखो। चार्ज हैज हायर प्रायोरिटी, भूलना मत। चार्ज की प्रायोरिटी ज्यादा, क्योंकि गाइस डिस्टेंस जो है यहाँ पे, वो डिस्टेंस अगर तुम लोगों को याद होगा नैनोमीटर के रेंज में है। डिस्टेंस गाइस नैनोमीटर से अगर चेंज होगा तो ज्यादा कुछ फर्क पड़ने वाला है क्या। समझो इधर तुम लोगों का डिस्टेंस था 10 नैनोमीटर एंड इधर वो हो गया 50 नैनोमीटर। 50 नैनोमीटर भी मैंने बहुत बड़ा बोल दिया, बट 50 नैनोमीटर हम लोगों ने कर दिया। मुझे बताओ, ये नैनोमीटर में है ना यार, इससे ज्यादा कुछ फर्क पड़ने वाला है क्या। ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो वी फोकस ऑन क्यू, वी मेजरली फोकस ऑन क्यू। चार्ज किसमें बढ़ रहा है, मुझे बताओ सबसे ज्यादा चार्ज सेपरेशन किसमें होगा। सबसे ज्यादा चार्ज सेपरेशन किसमें होगा, एच एफ, एच सी एल, एच बी आर या एच आई। सबसे ज्यादा चार्ज सेपरेशन होगा एच एफ में। अरे ये समझ में आ रहा है क्या। फिर बाद में एच सी एल में, बाद में एच बी आर में एंड बाद में एच आई में। क्योंकि एच एफ, फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगर फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो फ्लोरीन में सबसे ज्यादा चार्ज सेपरेशन होना चाहिए। गेटिंग इट और नॉट। देखो और एक एग्जांपल पूछता हूं मैं। H2O, H2SE, H2S, H2SE एंड H2D। बताओ विच वन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ऑक्सीजन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ऑक्सीजन में ही सबसे ज्यादा चार्ज सेपरेशन मिलेगा। कुछ दिमाग में घुस रहा है, ये सब कुछ बाउंसर। और एक एग्जांपल देता हूँ, देखो सॉल्व करने की ट्राई करना। म्यू फॉर एग्जांपल लेते हैं NH3 एंड NF3। ये एक बहुत क्लासिकल एग्जांपल है जो तुम लोगों को 12th में भी मैं पढ़ाऊंगा। विच वन इज, विच वन विल हैव हायर डाइपोल मोमेंट। यहाँ पे सबका आंसर गलत आने वाला है। किसमें ज्यादा डाइपोल मोमेंट होगा बताओ। विच वन विल हैव हायर डाइपोल मोमेंट। करेक्ट आंसर है, क्या करेक्ट आंसर है। तुम लोग उल्टा आंसर पूछ रहे हो क्या, कि हम लोगों को जो सही लग रहा है उसका उल्टा कर देते हैं। व्हाट डू यू थिंक, ऐसे कर रहे हो क्या, कि हाँ शायद से ये होगा तो एक काम करते उल्टा कर देता हूँ, ऐसे कर रहे हो। ओके, तो देखो यहाँ पे कंसेप्चुअली कैसे आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर तुम लोग देखोगे तो दोनों में लोन पेयर है, राइट। तो ऑब्वियस है, पहले तो बॉन्ड एंगल,
ये क्या बोलते हैं, डाइपोल लोन पेयर की तरफ हम लोग ड्रॉ करते हैं, तो ये दोनों में सेम है। अब मुझे बताओ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में विच वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो यहाँ पे ये सारे के सारे डाइपोल ऐसे ऊपर की तरफ है। ये समझ में आ रहा है कि नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है और ऊपर से लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दे रही है। तो यहाँ पे ओवरऑल डाइपोल अगर देखोगे तो पूरा डाइपोल मोमेंट जो है वो ऊपर की तरफ ही जा रहा है, कंप्लीट डाइपोल मोमेंट इन अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। बट बाकी NF3 में अगर देखोगे तो डाइपोल मोमेंट यहाँ पे नीचे की तरफ जाते हैं, यहाँ पे डाइपोल मोमेंट नीचे की तरफ जा रहे हैं। एंड फिर अगर ओवरऑल डाइपोल की बात करेंगे हम लोग, तो गाइस ओवरऑल डाइपोल यहाँ पे एक डाइपोल ऊपर है बट तीन डाइपोल नीचे है, तो ओवरऑल डाइपोल नीचे आएगा बट उसकी वैल्यू या फिर उसका मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा। आर यू गेटिंग इट? एक डाइपोल ऊपर तीन डाइपोल नीचे, तो थोड़ा कैंसलेशन होगा और साइज घट जाएगी। यहाँ पे चारों के चारों ऊपर, तो साइज एकदम बढ़ गई। गेटिंग इट और नॉट? ठीक है, राइट इट डाउन फास्ट। नाउ गाइस वन मोर एग्जांपल, टुडेज लास्ट एग्जांपल, चलो। विच वन इज डाइपोल एक्टिव? ये शायद से तुम लोगों को आइसोमेरिज्म में पढ़ाया है। विच वन इज डाइपोल एक्टिव? विच वन इज डाइपोल एक्टिव? बताओ। हाँ, तुम लोगों को सिस ट्रांस थियरी पता है, आई नो। तो विच वन इज डाइपोल एक्टिव? सिस वन, परफेक्ट, करेक्ट है। गाइस याद रखो यहाँ पे ये मिथाइल ग्रुप है जो कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ठीक है, ऐसा कुछ है। और यहाँ पे जो डोनेशन होगा वो दोनों तरफ से आएगा और कैंसलेशन होगा, ठीक है। तो ये सिस है, ये ट्रांस है। सिस में डाइपोल जो है वो जीरो रहता है, एंड ट्रांस में डाइपोल जो है वो नॉन, सॉरी, सिस में डाइपोल जो है वो नॉन जीरो रहता है, एंड ट्रांस में जो है वो कैंसलेशन की वजह से जीरो बन जाता है, ठीक है। तो दैट्स इट, नथिंग एल्स। एनी डाउट गाइस? ओके, तो विल स्टॉप ओवर हियर, दिस चैप्टर इज नॉट ओवर येट, ठीक है। अभी तक हम लोगों को सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग बहुत सारे कंपाउंड्स देखेंगे। बट फॉर नाउ वी कैन स्टॉप दिस लेक्चर ओवर हियर। टिल देन, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू गाइस। बाय बाय एवरीवन। बाय।